नमस्कार दोस्तों। झूठ की नाव समुंदर में चला नहीं करती और झूठ बोलने वालों की आदत बदला नहीं करती। तो कमोबेश ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी पर, उनके नेताओं पर इन दिनों बिल्कुल मुफीद बैठती है। और यह मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब लोगों को सोचना है कि उनके बच्चों के हाथों में पिस्टल हो या उनके हाथों में टैब हो। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ जब ये शब्द कहते हैं तो हमें याद आता है अतीक अहमद की हत्या करने वाले युवक। बड़ी छोटी उम्र के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, कोई भी 23 साल से ऊपर का नहीं है, तीनों लड़के। उन्होंने अपना जीवन क्या बना लिया? इस जीवन के जिस समय उनको अपना भविष्य बनाना चाहिए उस समय वो अपराधी हैं, घोर अपराधी हैं, हत्याएं कर रहे हैं, सरेआम प्लान कर रहे हैं और उनके हाथों में महंगी महंगी पिस्टलें। तो हुजूर, ये पिस्टल किसने पकड़ा ली? उन्होंने किसके दुश्मनों को मारा है? क्या अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात जो इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने कही थी उसे ही इन युवाओं ने पूरा किया है? तो वही तो किया है जो कहा था योगी आदित्यनाथ। तो कमोबेश जब ये स्थिति होती है तो सोचने का आता है। एक और बात याद आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे कहते रहे कि बेटियां हैं, हमारी बेटियों को, लड़कियों को, महिलाओं की, नारी की उसकी बात करते थे, उनकी बड़प्पन की बात करते थे, उनकी रक्षा की बात करते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने नारा दिया था। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। लेकिन आज हालात क्या है? उसी हरियाणा की तमाम बेटियां जिन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया, गोल्ड मेडल दिलाया, और जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, प्रधानमंत्री ने अपने यहां तमाम तरह से उन्हें लंच भी कराया और तमाम तरह की बातें करी। लेकिन जब आज वो अपने लोगों के साथ हुए यौन शोषण पर कह रही हैं कि कार्रवाई कीजिए, तो ना नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं, उनकी भी चुप्पी नहीं टूट रही है, और न उनके तमाम मंत्रियों की टूट रही, न उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की टूट रही है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें? अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना इकट्ठा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी से पहले मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या गुहार लगाएंगे जंतर मंतर से आप लोग? हमें देखो, पहले भी भरोसा था, अभी भी हम भरोसा ही जता रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, हमारी सुनी जाएगी। 2.5 महीने वेट करते हो गए, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एक एथलीट इतने साल लगा के देश के लिए मेडल जीतता है और देश का नाम रोशन करता है। अगर हम जैसों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार सुनेगी। आपके बोलते और 2 महीने का आप कह रही हैं टॉर्चर था, पहले भी बात की, कमेटी पे भरोसा है या सदस्य आप चाहती बदली जाए वो जितने भी मामले? कहने को एक जांच कमेटी बना दी गई थी, लेकिन वो जांच कमेटी भी हॉकी कुश्ती संघ के अधीन ही बनाई गई, और उसने जो जांच किया, जांच करने के लिए जो लोग तैनात किए गए, उनको सेट फॉर्मेट दे दिया गया था कि साहब यही तो है जो तुम्हारे आका हैं, इन्हीं तो बचाना है, कुछ और नहीं करना।
आरोपी कौन था? ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया, और वो माफिया जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, और लगातार है, और लगातार उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, सब कुछ। और उसने तो सरेआम स्वीकार किया कि उसने एक व्यक्ति की पीठ पर सटाकर राइफल से गोली मारी थी। उसने खुद अपने इंटरव्यू में स्वीकारा था। वह ब्रजभूषण शरण, जिसने एक एसपी पर पिस्तौल तान दी थी। तो आप समझ सकते हैं, उसने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। कल्पना करिए कितने अपराधी प्रवृत्ति का है। और उसने इतनी जमीनें, इतनी संपत्तियां कब्जा की कि आज 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज का वो मालिक, रसूखदार है तमाम जगह। साहब, उसे ये सब किसने बनाया? भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन बैठा, ऐसा दबदबा, और 11 साल से पद पर बना हुआ है, समझिए आप, और मनमानी करता है। यही बात तो लड़कियों ने कही कि छोटी छोटी लड़कियों को वो अपना शिकार बनाता है। उनके साथ जिस तरीके से करता है, ये समझना पड़ेगा। गोंडा जिले से उसने राजनीति शुरू की, और उसके बाद में धीरे धीरे वो फिर अब आज के समय में बहराइच के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वो क्षेत्र चूंकि मेरा जाना पहचाना है। वो एक समय में जब छात्र संघ का नेता होता था, महामंत्री होता था, जो आज अयोध्या कहलाता है, वो फैजाबाद कहलाता था, उसके केएस साकेत महाविद्यालय में, तो उस समय उसने हैंड ग्रेनेड चला दिया था। अब आप समझिए। उसके बाद में राजनीति में सक्रिय हुआ, और राजनीति में सक्रिय होकर के 1987 को जिले के गन्ना डायरेक्टरी चुनाव में उसने पर्चा भरा। एसपी ने कुछ कहा तो उस पर रिवॉल्वर तान दी, और उसके बाद जिस तरीके से उसे गालियां दी और सब कुछ किया, कहते हैं उसे 200 गालियां दी थी उसने। तो यह स्थिति है। और फिर वो मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, कल्याण सिंह के साथ में जिस तरीके से आगे बढ़ा, और जिस तरीके से, तो वो लोग हैं, जब मस्जिद ढाई गई तो वो उसमें भी था। और इस तरीके से उसने जो किया, 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने उस अपराधी को टिकट दिया विधायक बनवाने के लिए। तो आप समझिए, उसे भारतीय जनता पार्टी ने तब रॉबिन हुड कह के बचाव किया। आप समझ सकते हैं। 1996 में उसे टांडा के तहत तिहाड़ जेल भेजा गया था। तब उसने अपनी पत्नी को, केतकी सिंह को, भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाया और उसे जितवाने किया। तो इस तरीके से, मतलब मैं नहीं तो मेरी बीबी, मेरी बीबी नहीं तो मेरा ये, मेरा वो, और इस तरीके से ये परिवारवाद का भी स्पष्ट उदाहरण। तो अपराधियों को कैसे सीट पर कब्जा करने के लिए, जीतने के लिए वो करता है, इससे आप समझिए। और उसका इतना ज्यादा ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया और घनश्याम शुक्ला को दे दिया, तो उससे समझिए जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट करा दिया गया और उनकी मौत हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, मगर फिर क्या था, जो होना था वही होता है। और उसे फिर उसने 2009 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से सपा का टिकट से चुनाव जीता, और उसके बाद फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी वापस लेके आ गए उसी अपराधी को। तो आप समझिए, जिन दिनों उसने छात्र राजनीति शुरू की तब वो कांग्रेस में होता था। जैसे ही वो हुआ, भारतीय जनता पार्टी को उसने बढ़ता देखा, वहां चला गया और उससे, और उसके बाद में तब तक उसमें रहा। जब उसके लिए अटल जी ने खुद बोला तो उस समय उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से वो। तो यह स्थिति है। और इन सारी स्थितियों के बाद न किसी ने विरोध किया, कभी नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, तो ये आप समझिए। और उसके खिलाफ इतने मुकदमे, जिसके खिलाफ करीब सैकड़ा है मुकदमे का, उसके बाद में ये हालत है। और आप कहते हैं अपराधी कौन है? अपराधी अतीक अहमद है, क्योंकि आपकी पार्टी से नहीं है। अपराधी और लोग हो सकते हैं,
तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, और इसके आरोप लगाने वाले कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ पूरा फोगाट बहने हैं, और वो लगा रही हैं। साक्षी मलिक है, बजरंग पुनिया है, वो सब जो है इस पे धरना दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तमाम आश्वासन मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि साहब इंसाफ दीजिए, बेटियां लड़ रही, उनका भविष्य लूटा जा रहा है, उनके साथ में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। तो आप समझिए यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ता है कि किस तरह के हालात में पहुंच गया है हमारा देश। और जब यह होता है तो निश्चित रूप से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो 8 पहलवान आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अपील की कि एफआईआर दर्ज कराइए। हम दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, और आप क्या लेंगे? तो ये समझ, तो ये हालत हो, ये हालत भारतीय जनता पार्टी में ही हो। आप याद करिए जब नारी सम्मान की बात कर रहे थे लाल किले से प्रधानमंत्री, उसी समय छोड़ा जा रहा था बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उन बलात्कारियों को जिन्होंने 7 लोगों की हत्या भी की थी। गर्भवती बिल्किस बानो को कितना सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया था। फिर आप देखिए जिस तरीके से नरोदा पाटिया के गांव में नरसंहार करने वालों को बरी करा दिया गया, वह अपने आप में बड़ी चीज है, और वहीं किनको वो किया जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। तो जब ये हालात होते हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थितियां होती हैं कि आप क्या बताते हैं और क्या है। तो ये सारी चीजें बताती हैं किस तरीके से झूठ बोला जाता है और किस तरीके से हालात को वो किया जाता है। और जब ये होती है तो सवाल आते हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पिस्टल आ रही, कहां से आ रही भाई? कौन दे रहा है? तो हाथों में पिस्टल तो आपने दी है, क्योंकि आप ये उदाहरण देते हो कि जो पिस्टल लेके चलते हैं वो सांसद बनते हैं, वो ऐश करते हैं, वो कोई भी अपराध करते हैं तो उन पर कुछ नहीं होता है। लेकिन जो टैबलेट में पड़ रहे होते हैं या शांति से रहते हैं वो मार दिए जाते हैं। यह तो आपने ही बनाया है योगी जी, आपकी पार्टी ने बनाया है। वही नरेंद्र मोदी की आप स्थिति देख लीजिए, वो कभी कहते हैं कि मैं प्रचार के बूते नहीं हूं, इसके बूते नहीं हूं, लेकिन सारा प्रचार का ही पूरा चलता है। जिस दिन अखबार में देखिए उन्होंने सिविल सर्विस डे पर कहा, अधिकारियों से कहा कि आपको देखना होगा कि योजनाओं का पैसा कहीं प्रचार पर, व्यक्तिगत प्रचार पर, पार्टी के प्रचार पर न जाए। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसके आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रति मिनट 70,000 रुपया अपने प्रचार पर खर्च कराते, 70,000 प्रति मिनट। अब आप समझ सकते हैं यह ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रचार पर आज तक न किसी ने खर्च कराया है, और मुझे नहीं लगता है कोई सही आदमी खर्च कराएगा, क्योंकि वो पैसा उसके लिए होता है। किसी भी योजना का आप देखिए जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, और योजना ही छोड़ दीजिए, यहां की सरकार ये महान, तो ये
सेकेंड नंबर पे इस मामले में आम आदमी पार्टी आती है, अरविंद केजरीवाल आते हैं और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रचार के बूते खड़े और प्रचार के बिना इनका कुछ चल नहीं सकता। तो जब यह प्रचार इतना लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और कहते हैं हम फकीर हैं, गाड़ियों के काफिले चलते हैं और एक गाड़ी की जो कीमत होती है वो 15 करोड़ से अधिक की है। 15 करोड़ से अधिक। दुनिया के सबसे महंगे प्लेन से प्रधानमंत्री चलते हैं, दुनिया के सबसे महंगे प्लेन। आप कल्पना करें। उसके बाद कहते हैं हम तो गरीब देश के। तो ये गरीब देश है जहां लोगों को एक वक्त का रोटी शुमार नहीं, उसके लिए वो लाइन में लग रहे हैं, 5 किलो अनाज के लिए लग रहे हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो ये आप देखिए कि एक तरफ झूठ का कारोबार है, एक तरफ ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज ही के दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज की व्यवस्था की, जिससे गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना साकार हुआ। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हर हिंदुस्तानी की आंखों में बसे इस सपने को उड़ान देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया और संविधान लागू किया। नागरिकों को अधिकार मिले। ग्रामीण भारत को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू की दूरदृष्टा सोच के चलते सितंबर-अक्टूबर 1959 में राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाए गए। इस तरह 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का 3 टियर सिस्टम स्थापित हुआ। गांधी नेहरू के सपनों को पूरा करने का जिम्मा राजीव गांधी पर था। राजीव ने महिला अधिकारों की बात की। राजीव गांधी चाहते थे कि महिलाओं की देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने देश में महिला अधिकारों की बात की और 73वें संविधान संशोधन विधेयक से महिलाओं को आरक्षण का अधिकार मिला। कांग्रेस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सदैव समर्पित रही है और यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। आज राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस देश के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। लेकिन होता क्या है, हरियाणा जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पंचायतों के अधिकार छीनने के लिए कहा कि साहब ऑनलाइन वो काम होंगे। उसके खिलाफ तमाम सारे सरपंच सब आकर के विरोध में बैठे, सब कुछ किया, लेकिन सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं। उन पे लाठी चलाई गई, उन पे वाटर कैनन छोड़ा गया और न जाने क्या क्या किया गया। न्यायपालिका से तो हमारा भरोसा उठ ही चुका है और हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो ये देखिए, कहते कुछ है, करते कुछ, नफरत ये फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब ये करिए, पढ़ाई ये खराब करते हैं, एजुकेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, रोजगार का बर्बाद कर दिया, उद्योग धंधे बर्बाद कर दिए। फिर लोग खुश किस बात पे हैं? खुश इस बात पे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पता नहीं, शायद मुस्लिमों को निकाल बाहर किया जाएगा इस देश से, या क्या किया जाएगा। जबकि वास्तविकता ये कि किसी को निकाल बाहर करने की हैसियत किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को नहीं। इससे आप पूरे खेल को समझिए। तो यह एक सच है और इसी तरह की नफरत पूरे उसको बर्बाद करती है। हम पंजाब को सुलगते हुए देख रहे हैं, कैसे अमृतपाल ने किस तरीके से नफरत भरी बातें की और कैसे भड़काने का काम किया है, पंजाब को जलाने का काम किया है। लेकिन ये तो अच्छा है कि पंजाब के लोग समझदार हैं, इसलिए। लेकिन जहां समझदार नहीं है वहां नफरत की ही खेती हो रही है और यही खेती झूठ की, नफरत की, मक्कारी की जा रही है, जिससे आपका भविष्य बर्बाद करके वो सत्ता में रहे और वो राजाओं से भी ज्यादा राजसी उपभोग करे। यह एक सत्य है। इसके साथ बात समाप्त करता हूं और सच को जानिए, पहचानिए, यही आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।